नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सेशन में। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ शिवानी झा और इस वक्त आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसके अलावा भी तमाम माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप थोड़ी देर बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसका हम लाइव प्रसारण अपने YouTube चैनल पर भी करेंगे कुछ देर बाद, जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 9 है। इसके ज़रिए भी आप हमें देख सकते हैं। आप सभी को बताएं कि आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी का विषय लेकर के आ गए हैं और आज जिस टॉपिक को यानी जिस अध्याय पर हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 12 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए। और इस पूरी कविता या फिर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इसका टाइटल जो था तो ये कविता है या फिर कहानी है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या, क्योंकि इसके टाइटल में ही कविता लिखा हुआ है। तो क्या सच में ये कविता है? इसका आंसर भी, इसका जवाब भी हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय करा देती हूँ हमारे आज के विशेषज्ञ से। तो आज स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, सर सहायक प्रोफेसर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। सर स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जी, आप सभी को बताना चाहूँगी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो हमारे इस पूरे सत्र का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप अपने सवाल या फिर आपको लगता है कि कोई भी फीडबैक आप जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप हमें सीधे तौर पर पूछ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही ईमेल के ज़रिए भी अपना मैसेज, अपने सवाल हम सभी तक पहुंचा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8800040559। इसके अलावा ईमेल आईडी है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया dth.class9@ciet.nic.in। ये सभी माध्यम थे हमसे जुड़ने के लिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये लाइव प्रसारण आप हमारा बाद में YouTube चैनलों पर भी देख सकते हैं। तो अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ या फिर हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने इस सत्र की तरफ। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज जो अध्याय हम लेकर आए हैं, बात करेंगे, उसका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए। और सबसे पहले क्यों ना हम सर से यही जान लें कि ये जो विषय है और आज का जो हमारा ये अध्याय है आखिर ये है क्या। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका तात्पर्य क्या है जो आज का हमारा ये शीर्षक है, और क्या ये कविता है या इसको हम कहानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको? शिवानी जी, जब शीर्षक में ही कविता लिखी गई है जी, तो ये कविता ही है। वास्तविक रूप से ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता ही है जिसका शीर्षक है मेघ आए। अब जैसा कि आपने पूछा कि ये है क्या, इसके विषय वस्तु क्या है, इस कविता में क्या बताया गया है जी, तो कविता का शीर्षक बहुत ही स्पष्ट है, मेघ आए। यानी कि वर्षा ऋतु के मौसम में जो बादलों का आगमन है, जब आसमान पे काले बादल, घने काले बादल छाते हैं, उस समय का जो दृश्य होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है, उसका चित्रण कवि ने किया है इसमें जी। और बड़ी ही सुंदर कविता है। कवि ने बादलों के छाने की जो उत्सुकता होती है मनुष्य में, कि गर्मी से त्रस्त मनुष्य जो है जब बादलों को आसमान में देखता है और उसको देख के वर्षा के होने का अनुमान लगाता है, जो उसकी खुशी होती है, उस खुशी को कवि ने मानवीय व्यवहारों के साथ चित्रण करके, इतना सूक्ष्म अवलोकन करके और इतना बढ़िया चित्रण किया है कि कविता वर्षा ऋतु के और बादलों के प्रथम आगमन का बहुत ही सुंदर चित्रण करती है। एक तरीके से कही कि शब्द चित्र खींच देती है पाठकों के सामने। तो आगे हम कविता पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कैसे सुंदर चित्रण को कवि ने शब्दों में पिरोया है। बिल्कुल, तो आज हम मेघ यानी बादलों के बारे में पढ़ने वाले हैं कविता, यही सर? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा कि आज हम बादलों के आगमन के विषय में, जब आगमन होता है, बादल आते हैं, आसमान में छाते हैं, तो मानव मन में
क्या क्या उत्सुकताएं उठती है, क्या उसका मन सोचता है, प्रकृति में बाकी सारी चीजें जो हैं कैसे उस बादल का स्वागत करती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कवि के विषय में भी जान लेना उचित होगा, क्योंकि जिन्होंने कविता रची है जी। उसके विषय में न जानना भी अन्याय होगा उनके साथ। तो बहुत सामान्य सा संक्षिप्त सा उनका जीवन परिचय है। सन 1927 में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इलाहाबाद से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है और उनकी आरंभिक शिक्षा बस्ती में ही हुई। ये पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे, कवि भी रहे हैं। इन्होंने उस समय की चर्चित पत्रिका दिनमान का उप संपादक के रूप में कार्यभार निभाया है। दिनमान में बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया है। सन 1983 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें एक नाटक जो है बकरी नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। उस नाटक का मंचन कई बार कई स्थानों पर किया गया है। इसके अलावा काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, ये उनके प्रमुख कविता संग्रह रहे हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा, जैसा मैंने कहा कि ये कवि के अलावा लेखक भी थे, तो नाटक, कहानी, बाल साहित्य सब कुछ इन्होंने लिखा है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय रहा है। अब आते हैं हम कविता की ओर। कविता कुल 4 बंद की है। 4 बंद का ये मतलब हो गया कि 4-4 पंक्तियों के 4 टुकड़े हैं जी। तो कोशिश तो यही रहेगी कि पूरी कविता हम लोग पढ़ ले, समझ लें, लेकिन अगर समय का अभाव होता है तो हम कविता को 2 खंड में बांटकर फिर दूसरी कक्षा में दूसरे अंतर क्रियात्मक जो हमारा इंटरेक्शन सेशन है उसमें हम उस कविता को पूरी करेंगे। तो कविता का पहला बंद है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। हालांकि बहुत सामान्य शब्द है, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों के अर्थ पर हम प्रकाश डालते चलते हैं। जैसे बयार जी, बयार हवा को कहते हैं। बिल्कुल। पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान, मेहमान। लेकिन वर्तमान में पाहुन को दामाद शब्द के अर्थ के रूप में रूढ़ कर दिया गया है, लेकिन पाहुन का शाब्दिक अर्थ है अतिथि। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई अतिथि जो है, कोई मेहमान जो है, कोई शहर से गांव में पहुंचता है और उसको देखने के लिए सारे लोगों की, सारे घरों की दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है, गली गली सब गली कुछ खुलने लगते हैं और उसके आने से ऐसा लगता है कि पूरा जन सैलाब जो गांव के सारे लोग उसको देखने के लिए घर से बाहर उमड़ के आ गए हों। वैसे ही मेघ जो है, बादल जो है, वो बड़े बंठन के यानी कैसे बादल, खूब घने बादल, काले बादल, और वो आ गए हों और उसके आने की सूचना जो है, वो हवा जो है वो सरसराती हुई बह के उसके आने की सूचना दे रही है। जैसे गांव में जब कोई अतिथि आता है और गांव का कोई एक आदमी भी देख लेता है तो पूरे गांव को वो दौड़ के सूचना देता है कि भाई ये आए हैं, ये आए, पूरे गांव को पल भर में सूचित हो जाता है। वैसे ही हवा जो है वो झूमती हुई बहती जाती है और बादलों के आने की सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बादल को, वास्तव में इस पूरी कविता में मानवीकृत अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब ये होता है कि प्रकृति के तत्वों को मनुष्य के बिंब के रूप में दिखाना। तो मेघ को यहाँ कवि ने पाहुन यानी जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, जो जिसको दामाद भी हम कह सकते हैं, जो दामाद है, जो गांव शहर से गांव में आ रहा है, तो उसके रूप में यहाँ पे चित्रित किया है जी। तो मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। सज धज के अतिथि जो है, दामाद जो है अपने ससुराल को जा रहा है और गांव में लोगों को सूचना मिलती है कि भाई इन व्यक्ति के दामाद आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, और उसको देखने के लिए पूरा गांव जो है वो उमड़ पड़ रहा है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के उनको देखने के लिए
खड़े हो जाते हैं। उसी तरह बादलों को उसी तरह से बादल के आने की सूचना जो है वो लोगों तक हवा के द्वारा पहुंच रही है और लोग जो है आसमान की ओर टकटकी लगाए बादल को देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अगर हम लोगों ने लगान फिल्म देखी होगी तो लगान में जो वो गीत आता है घुमड़ घुमड़ बदरा आए करके जो गीत है, तो उस गीत के आने से पहले जो चित्रण किया गया है कि आसमान की ओर सारे लोग बड़े उम्मीद से देख रहे हैं कि बादल आ गए हैं और बारिश होगी। तो बादलों के आने की सुगबुगाहट से सारे लोग आसमान की ओर देखने लग रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ भी कभी नहीं कहला कि जब हवा चल रही है, वर्षा ऋतु का समय हो गया है, हवा चल रही है, तो बादलों के आने की सूचना जो है लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसी प्रकार से उसको देखने के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं, जैसे कि गांव में आए हुए अतिथि को देखने के लिए लोग अपने घर से, अपनी खिड़की से या जो बाहर आ सकते हो बाहर आकर और देखने की कोशिश करते हैं। अब कविता के अगले बंद की ओर देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है जो पीछे हो जाते हैं वो नहीं देख पाते हैं। अक्सर मेले वेले में या कभी किसी चीज को परीक्षा का परिणाम जब सूचना पट्ट पे लगता है और पीछे वाले विद्यार्थी जब नहीं देख पाते हैं तो ऐसे पैर को उठा के और गर्दन उचका के ऐसे देखने की वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जो पीछे व्यक्ति होता है या जो छोटे कद का व्यक्ति है जो नहीं देख पाता है तो वो गर्दन उचका के देखता है उसको, और जो ऊंची गर्दन वाला व्यक्ति है वो नीचे ऐसे करके देखता है। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जहां पर सारी चीजें जो है वो मानवीकृत अलंकार के रूप में दिखाया गया है। अतिथि को देखने के लिए महिलाएं जो है गांव की वो दौड़ी भागी आ रही हैं, और दौड़ी भागी आ रही हैं तो खुद को संभालने के लिए कि उनके, क्योंकि गांव का वस्त्र सामान्यतः घाघरा चोली या साड़ी होता है, तो पैर फंस के वो गिर न जाए तो वो क्या करती कि उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के और दौड़ती है। देखिए कितना सूक्ष्म अवलोकन है जी। तो आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अतिथि को, मेहमान को देखने के लिए दौड़ी भागी आती हैं, उसी तरीके से अब सामान्य हवा क्या है, आंधी का रूप ले रही है, क्योंकि वो हवा तेज चल रही है, भागती हुई आ रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको कि उस अतिथि से लज्जा करनी है, भाई लज्जा तो गहना है लोगों का, तो वो घूंघट में दरवाजे के ओट से वो देखने की कोशिश करती है। तो उसका चित्र यहाँ पर कर रहे हैं कि नदी जो है वो उसी तरीके से रुक कर और बादलों को देख रही है। नदी जैसे थम सी गई है, उसका जो प्रवाह जो है कुछ देर के लिए रुक गया है। तो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो बादलों का आगमन जो है कितना शुभ है, लोगों में कितना उत्साह है कि प्रकृति के सारे तत्व जो है उसका स्वागत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और इन तरीकों को कवि ने मनुष्यों के व्यवहार के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब होता है नमस्कार करना, आदर सहित, सम्मान सहित नमस्कार करना, सम्मान देना सामने वाले को। बरस बाद सुधि लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अब जब गांव में कोई अतिथि जाता है तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो खासकर अतिथि में जो दामाद जो होते हैं वो घर में सबके लिए पूजनीय होते हैं। गांव में आज भी ये प्रथा है। शहर में तो हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। तो कई सारे उसके कारण हैं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गांव में आज भी कुछ परंपराएं जीवित हैं। तो दामाद आज भी पूरे गांव में पूजनीय होता है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का हो। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो ससम्मान उनको नमस्कार करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो जो बूढ़ा पीपल है, यानी जो पीपल का पुराना वृक्ष हो गया है, वो बादल का स्वागत उसी प्रकार से कर रहा है, नमस्कार करके। बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब लता क्या है? लता को यहाँ उस स्त्री के रूप में चित्रण किया गया है जो अपने मायके में है और उसका पति जो है वो बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल आ रहा है। तो अब तो सबके सामने जाएगी नहीं, तो लता ओट हो किवाड़ की।
दरवाजे के पीछे होकर व्याकुल होकर वो अपनी बात करी कि बरस बाद सुधि लेने, इतने दिनों बाद मुझे याद किया। तो वैसे ही जो लताएं हैं वो बादलों से शिकायत कर रही हैं जी कि इतने दिनों के बाद आए हो। तो ये सब कुछ मानवीय व्यवहार के रूप में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे वो शिकायत कर रही है, और हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। परात सामान्यतः सब लोग समझते हैं और सबके घरों में होता है। एक बड़ा सा बर्तन होता है, थाल की तरह होता है, थाल से थोड़ा गहरा होता है। तो पानी परात भर के हम कब लाते हैं? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता था पहले, तो हम उसके पांव धुलवाते थे, ये हमारी प्रथा थी। तो पांव धुलवाने के लिए परात में पानी लाया जाता था और उसमें उनका पैर रख के धुला जाता था और फिर उसको साफ कपड़े से, गमछे से पोंछा जाता था। ये हमारी प्रथा थी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अतिथि के स्वागत के लिए, अतिथि के सम्मान के लिए, उनके पांव धुलाने के लिए लोग घर में परात भर के पानी लेके आते थे, वैसे ही जो ताल तलैया थे, जो पोखरे थे, जो झील है, उनमें क्या होता है कि वो बादल के आने से इस प्रकार हर्षाते हैं, इस प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे उनके अंदर पूरा पानी उमड़ घुमड़ के ऊपर आ गया हो और वो बहुत ही प्रसन्न है कि अब हमें और भी पानी मिलेगा, हमारी प्यास जो है और बुझेगी और हम कुछ दिनों के लिए फिर से जल के स्रोत बन जाएंगे। वो भी बादल का उस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पानी का स्रोत तो बादल से ही सब कुछ है। बिल्कुल। इस प्रकार से फिर वो कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादलों के आने से सारे तत्व जो है प्रकृति के, वो सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कविता की खास बात यह है कि इसमें सबको उन्होंने मनुष्यों के व्यवहार से जोड़ा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मानवीकरण अलंकार, अलंकार हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं अलंकार के विषय में। अलंकार जो है इसका सामान्य अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो ये किस काम में आता है? ये सजाने के काम में आता है। पहले तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। वर्तमान समय में पुरुषों ने कम कर दिया आभूषण का धारण करना, लेकिन स्त्रियां आज भी आभूषण धारण करती है। किसके लिए? तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही काव्य के सौंदर्य को, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें मानव के व्यवहारों को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस कविता में वो बहुत खूब तरीके से झलक भी रही है। जी। जब अलंकार कई प्रकार के होते हैं, तो जब मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ ही है कि किसी भी चीज को मनुष्य के कार्य के सदृश कर देना। जी। तो यहाँ पर जो प्रकृति के अलग अलग तत्व है, ताल है, पेड़ है, और उसकी बात हो रही है, आंधी, हवा, नदी की बात हो रही है, ये जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, इनके व्यवहार का मानवीकृत किया जा रहा है। मानव कैसे बादल के आने की स्थिति में व्यवहार करेगा, इस प्रकार से इनके व्यवहार को दिखाया जा रहा है। जी। इसके साथ ही इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। एक जगह आगे वाली बंद में आएगा क्षितिज अटारी। तो क्षितिज अटारी शब्द में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वो अभी अगले बंद में हम लोग पढ़ेंगे कि क्षितिज अटारी कैसे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज आसमान को कहते हैं, खास करके उस आसमान को जब शाम का समय होता है और जब धरती और आकाश गोधूली बेला में ऐसा लगता है कि जब दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो उस समय का जो आसमान होता है उसको क्षितिज कहा जाता है। और वो सर देखने में भी काफी खूबसूरत नजर आता है। जी। दामिनी बिजली को कहते हैं और दमकना यानी चमकना, बिजली चमकना। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अभी तक क्या है कि अभी तक नायिका जो है, यानी जो स्त्री है, उसको अपने प्रेमी के आने का सिर्फ भ्रम है। अभी तक उसने आमना सामना नहीं हुआ है, वो भ्रम में है। और भ्रम में होने के कारण वो इस बात को सत्य नहीं समझ रही है।
तब होता क्या है कि जब मेहमान सबसे मिल मिला के और घर की छत पर पहुंचते हैं तब दोनों आपस में मिलते हैं, बिल्कुल, और अपने मन की व्यथा एक दूसरे से कहते हैं, मन की बात करते हैं। तो जब आमना सामना होता है तो उसका मन का भ्रम टूट जाता है, मन का भ्रम टूट जाता है, और फिर मन ही मन वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है और मन ही मन खुद से भी माफी मांगती है कि मैंने इस बात को सत्य नहीं समझा। तो उसी तरीके से कुछ लोगों को बादल का आना जो है अभी तक खटक रहा है, अभी तक सिर्फ वो सूचना ही सुन रहे हैं, लेकिन जब बादल ठीक उनके सामने आ जाता है, उनकी घरों के छत के ऊपर आ जा रहा है, बिजली चमकने लगती है, तो जो उनके मन का भ्रम जो है वो टूट जाता है और वो अपने इस भ्रम पर शर्मिंदा होते हैं और क्षमा मांगते हैं, खुद से ही क्षमा मांगते हैं कि भाई मैंने गलत समझा इस बात को। जो मानव का व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है कि जब हम खुद से शर्मिंदा होते हैं अपनी गलती पर तो खुद से ही क्षमा मांगते हैं पहले। तो इस चीज को वहां पर दिखा रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और उसके बाद क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है बरसों बाद तो खुशी के आंसू निकलते हैं। तो वैसे ही फिर क्या होता है कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अब बादल जो है वो वर्षा का रूप ले लिया और बूंद बूंद जो है बारिश होने लगी है, और उस बूंद से जो बूंद धरती पर पड़ रही है उससे धरती के साथ साथ जो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब हैं उस बारिश की पहली बूंद से बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो ये वास्तव में वर्षा ऋतु के प्रथम बादल के प्रथम आगमन का शब्द चित्र उन्होंने कवि ने खींचने की कोशिश की है कि कैसे बादल का स्वागत हो रहा है, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। बिल्कुल, और सर यहाँ पर जैसे आपने बात की कि बादलों का स्वागत किया जा रहा है, उसी को लेकर ये कविता है। और हम ये समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि गांव की बात कर लें और शहरों की बात कर लें, तो शहरों में हमें वो चीज़ उतनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में जो जो चीज़ें आपने बताई हैं कविता के माध्यम से, बिल्कुल वही चीज़ें हमें गाँव में देखने को मिलती हैं जब वर्षा ऋतु आती है। अब शहरों का जीवन देखिए इतना सिमट सा गया है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 10 वर्षों के बाद अगर हम अपने बच्चों से ये पूछे कि बेटा चांद देखा है तुमने, तो कहेंगे ये चांद क्या होता है क्योंकि घर के ऊपर छत नहीं है, बिल्कुल फ्लैट कल्चर्स हो गए हैं। बिल्कुल, और जो आदमी 24-25 माले की बिल्डिंग में जो 7वें और 8वें माले पे रह रहा है, बिल्कुल वो तो छत पे जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता है। बंद कमरे में सर एक तो बंद कमरे में प्रकृति के तत्वों की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो चांद सितारे और नदी नाले ये सब जो पहले जीवन में प्रेरणा के स्रोत होते थे, जिनसे कवि लेखक जिनको प्रेरणा का स्रोत मानकर जिसके विषय में लिखते थे, जिनकी काव्य रचना में या लेखन कर्म में प्रकृति के इन सारे तत्वों का स्थान होता था। अब आप देख लीजिए आजकल की रचनाओं में मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और मोबाइल की भाषाओं का प्रयोग होने लगा है, तो बहुत लेखन कर्म में बहुत परिवर्तन हुआ है, और जिसकी वजह यही है कि हम इन्हीं के बीच में अब अपना जीवन गुजार रहे हैं। बिल्कुल, और सर हम ये भी कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हमें दर्शक देख रहे हैं, वो भी प्रकृति का जो यहाँ पर महत्व है, जिस तरीके से हमने पढ़ा यहाँ कि कितना ज़्यादा महत्व है प्रकृति का, और हमारी ज़िंदगी में भी वो ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, ये भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के करीब रहकर ही हम खुद को भी जान सकते हैं और प्रकृति को भी जान सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही उस प्रकृति के अंश हैं। हमारे कहा जाता है कि मानव शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, यानी अग्नि, जल, वायु, बिल्कुल आसमान और धरती यानी मिट्टी। तो हम तो खुद ही प्रकृति के तत्व हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें खुद को भी समझना हो तो प्रकृति से दूर रह के, प्रकृति से परे रहकर कृत्रिम वातावरण में हम कृत्रिमता के साथ ही अपने आप को समझेंगे। जो हमारे ऊपर एक कृत्रिम आवरण चढ़ा हुआ है, जिसको हमने समाज के जीवन को जीने के लिए, समाज में अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए एक आवरण सा ओढ़ रखा है, अपनी सरलता को और अपने प्राकृतिक स्वभाव को हम खो चुके हैं। उसको जानने के लिए हमें उसी सरल और प्राकृतिक वातावरण में ही रहना होगा। बिल्कुल सर, ये कविता तो मुझे बहुत पसंद आई, और जो भी आपने इसका भावार्थ भी बताया हम सभी को, और इसका मतलब भी जान करके काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। लेकिन अभी जो है हमारा समय अब हो चुका है आज का, और जितनी भी हमारी पंक्तियाँ हैं, जितनी भी अभी कविता रह गई है, हम चाहेंगे कि आप अगले सत्र में उन्हें ज़रूर पढ़ें।
रह नहीं गई है जी। कविता तो पूरी हो गई जी। लेकिन अगर घड़ी इजाजत देती तो थोड़ी और बात की जाती। कविता 4 बंदों की थी और कविता के चारों बंद हमने पढ़ लिए और समझ लिए। बिल्कुल। थोड़ी बहुत चर्चा हमने काव्य सौंदर्य पे भी कर ली कि किस अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया, मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार। जी, तो यहाँ पर अलंकार के बारे में भी सर ने बिल्कुल बताया, तो आप सभी बच्चों ने ये भी जाना होगा और किस किस प्रकार के अलंकार हैं। रूपक अलंकार की हमने बात की और मानवीयकरण अलंकार की बात की, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई सवाल आपको लगता है आपके मन में अभी भी रह जाते हैं तो वो आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे तौर पर फ़ोन या ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज के इस सत्र का अब समापन करना हो चुका है और अब हम धन्यवाद करेंगे हमारे विशेषज्ञ का जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस कविता को समझाई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर दर्शकों आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, आप सभी के लिए एक घोषणा है, उसको भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। आपको बताएं, वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया CIET की वेबसाइट जो कि www.ciet.ncert.gov.in है, इस पर आप जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि दिसंबर 31, 2024 है और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने, इस प्रतियोगिता में शामिल हो। और अब समय हो चुका है आप सभी को अगली जानकारी देने का कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कार्यक्रमों में। आपको बताएं, 2:30 से 3 बजे आप चैनल नंबर 9 पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सब्जेक्ट रहेगा साइंस और टॉपिक रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2। इसके बाद आप 3 से 3:30 चैनल नंबर 10 पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज। दिन 3:30 से 4 आप चैनल नंबर 10 पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा और टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, आज फ्राइडे भी है तो 2:30 से 4 आप अभी भी देख सकते हैं चैनल नंबर 6 से चैनल 11 पर और टॉपिक रहेगा मेकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री। इसके बाद 4 से 5 आप चैनल नंबर 6 से 12 पर जुड़ेंगे और टॉपिक रहेगा आज डिजिटल गेम्स एंड एप्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। और 5 से 5:30 हर रोज़ की तरह सहयोग का कार्यक्रम रहेगा आपका आज का और आप हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल नंबर 6 से 12 पर। और आज का विषय रहेगा फॉस्टर सेल्फ कंपैशन एंड इनर पीस फॉर वेलबींग। और आखिरी में, क्योंकि शुक्रवार है, नीपा का सेशन भी हम आप सभी के लिए लेकर के आएंगे चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर। आप जुड़ेंगे हमारे साथ और देख सकते हैं लीडिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट रोल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल हेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी जानकारियाँ थी आज के हमारे आगे आने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में। आप चाहें तो हमारे साथ PM ई विद्या के सभी चैनलों पर जुड़ सकते हैं और बाद में हमारे NCERT ऑफिशियल चैनल पर भी जुड़ करके आप इन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज का सत्र आप सभी बच्चों को, आप सभी दर्शकों को कैसा लगा, आप हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल PM ई विद्या के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।